सेशन देख रहे हो आजकल? चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज अपन लोग कल बेसिकली अपन लोगों ने अपना सेकेंड यूनिट का आरएल आरसी सर्किट की स्टार्टिंग करी थी, तो आज अपन उसी के कंटिन्यूशन में आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों को, ठीक है? चलिए, आप लोगों को मैंने प्योर कैपेसिटेंस प्योर इंडक्टेंस का इन दोनों का असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है ना? तो एनालिसिस ऑफ आरएल, आरसी और आरएलसी, ये अपन लोगों ने इसके बारे में मंडे की क्लास में और ट्यूसडे की क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास में अपन कल जो अपना है था दिस वन, कल ये न्यूमेरिकल अपन ने इसमें राइट किया था। तो आज अपन लोग बेसिकली एक बार मैं छोटा सा रिवीजन आपको कराता हूँ, दैट इज फ्रॉम आरएलसी सर्किट, ठीक है? तो उसको जल्दी से खत्म करके फिर अपन आज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सीरीज, कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर दैट। आर, एल और सी सीरीज सर्किट है, इसका मतलब क्या होगा आपका, आर एल सी तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ अपन ने इसमें एसी सोर्स लगा दिया, दिस इज अवर एसी सोर्स, तो एसी सोर्स हो जाएगा आपका वी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आर, एल और सी के लिए जो करंट है आपका, करंट आपका सेम रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो आपका इसमें वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू जो रहेगी, वोल्टेज तीनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट, ठीक है ना? डेट इज वोल्टेज का डिफरेंस है, मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। इट इज वी आर, वी एल एंड वी सी। कल यही अपन लोगों ने यहाँ तक इसमें देखा था। अब यहाँ पे इसमें तीन कंडीशन बनती हैं। सबसे पहले कंडीशन बन जाती है कि या तो आप कंसीडर करें कि आपका इसमें तीन केस बनते हैं जब भी आरएलसी होता है। नंबर वन इज वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, number second is VL is less than VC, and the number third is VL is equal to VC, ठीक है ना? ये तीन इसमें केस बनते हैं। या तो अपन वोल्टेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका कन्वेंशन देखेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे इसमें, क्लास में और कोई बता सकता है और कैसे आप इसको बाइफरगेट कर सकते हैं? सर, रेजिस्टेंस एक्सएल की वैल्यू से, एक्सएल और एक्ससी की। वेरी गुड गरिमा। गरिमा ने बोला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू से या रिएक्टेंस की वैल्यू से भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्टेंस होगा गरिमा। दैट इज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। मैंने एक्सएल एक्ससी बोला था ना? अच्छा, मेरे को एक्सएल इज लेस देन एक्ससी एंड एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले मान लीजिए अपन कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर case first. Let us consider the case when VL is greater than VC, ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस, और उसका लोकेशन देखना पड़ेगा कि जो भी आप इसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू ले रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना? दैट इज सबसे पहले आएगा आपका इसमें वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। दैट इज, अब ये वी आर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस
एंड दिस इज इन फेस विद, किसके साथ फेज में है ये? करंट। करंट ठीक है। नेक्स्ट है इज वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी कभी आपका इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसमें अपन लोगों ने पढ़ा था कि इंडक्टिव सर्किट के लिए आपकी जो वैल्यू होगी उस वो इंडक्टिव सर्किट, वोल्टेज उस की ज्यादा होगी। पर्टिकुलर के लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए आपकी वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू में अगर अपन कंपैरिजन देखें तो उस वोल्टेज केस ज्यादा में होगी। आपका आई की वैल्यू हमेशा क्या करेगी? लैग करेगी। लैग करेगी। ठीक है ना? करंट लैग करेगा फॉर इंडक्टिव सर्किट और वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत देना इसमें। तो वोल्टेज अक्रॉस एल, दैट इज इट इज लीड्स आई बाय 90 डिग्री। ठीक है ना? सिमिलरली जब आपका वोल्टेज VC अपन लिखेंगे, दैट इज आई इंटू एक्स सी, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। अब यहां पे क्या है, जब भी कभी अपन कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं तो फॉर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री एंड वोल्टेज लैग्स करंट बाय करंट 90 डिग्री। बाय 90 डिग्री। ये तीनों जो कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पे 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से किसी को कोई डाउट है क्या? अभी क्लास में डाउट हो तो बेटा मुझसे पूछो। अभी आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है ना? समझ आया? तो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें जो आपका तीनों के तीनों आपने वोल्टेज ले लिए हैं, VR, VL और VC, इन तीनों वोल्टेजेस की वैल्यू अपन लिख रहे हैं। ठीक है ना? सिमिलरली देयरफॉर अब क्या होगा यहाँ पे, आपका जो आपकी अब वोल्टेज की वैल्यू आएगी, टोटल वोल्टेज आएगा, वो अपन इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही आपको वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा वैसे ही आप अपना फेजर डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आपका फेजर डायग्राम से आएगा। अभी मैं इसको ड्रॉ करता हूं क्योंकि इक्वेशन मैंने लिख ली है। काफी स्टूडेंट्स को पता होगा ये कैसे आया है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको मैं अभी बता दूंगा। IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का, एक्सएल कैपिटल लिख रहे तो कैपिटल ही लिख लो, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। This implies that the value of voltage V is equal to I under root of R square plus XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है? ये आपका टोटल वोल्टेज में निकल के आया। क्लियर? इसमें कोई डाउट अभी किसी को नहीं होना चाहिए। दैट इज द टोटल वोल्टेज जो आएगा आपका फॉर RL सर्किट I इंटू Z। तो here the value of Z is equal to under root of R square plus XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है? यह आपका क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस। क्लियर? समझ आया? यस सर। हो जाएगा कि नहीं? Yes, ठीक है sir. ना? तो यहाँ पे जो टर्म आपका आ रहा है ये इम्पीडेंस हो गया। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। सिमिलरली अगर अपन इसका फेज एंगल निकालेंगे, फेजर डायग्राम में फेज एंगल आपका फेजर डायग्राम से निकल के आएगा। तो उससे पहले सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना? तो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें वी हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस वैल्यू। तो ये मैंने रेफरेंस वैल्यू बना ली। इसमें रेफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे रेफरेंस क्या है? I, तो रेफरेंस करंट मान लिया। सिमिलरली यहाँ पे VR इक्वल टू IR हो गया आपका,
अब अपन ने ऊपर इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। अब ये तीनों ड्रॉप अपन को इसमें लिखने हैं, वी आर ड्रॉप, वी एल ड्रॉप, वी सी ड्रॉप। ये तीन ड्रॉप अपन को फेजर डायग्राम में ड्रॉ करने हैं। वी एल की वैल्यू लीड कर रही है आपके 90 डिग्री से। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर अब मेरे को वी एल ड्रॉ करना है तो वी एल इट इज करंट लैग कर रहा है और वी एल लीड कर रहा है। ये हो गया मेरा वोल्टेज ड्रॉप वी एल इक्वल टू आई एक्स एल। ठीक है। सिमिलरली VC मैंने लिखा है इट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, इट लैग्स I बाय 90 डिग्री। तो ये मैंने इसके नीचे मैंने अपना क्या बना लिया, VC बना लिया। VL इज ग्रेटर देन VC है, इसीलिए जो मैग्नीट्यूड मैंने लिया है VL का वो थोड़ा सा लॉन्ग लिया है और VC का मैग्नीट्यूड मैंने स्मॉल लिया है। VC इक्वल टू I एक्स सी। यहां तक किसी को डाउट? आगे बढ़ूं बेटा, CSIT दोनों? यस सर। ठीक है ना। कभी कोई डाउट हुआ करे ना बेटा तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख दिया करो कि मैं मोबाइल से भी लॉगिन रहता हूँ, मैं हाल क्या चैट बॉक्स पढ़ लूंगा। ठीक है। तो इसके बाद अब आपकी कंडीशन आएगी। अब अपन को कंडीशन क्या चाहिए, अपन को क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका नीचे की साइड, हाँ चला गया, ये रहा नीचे की साइड VC है, इसको मैं इसको अपोजिट कर दूंगा, लेट से यहाँ मेरा आ जाएगा। तो ये जो टर्म आ जाएगा मेरा, ये टर्म क्या हो जाएगा मेरा, माइनस VC VLY लाइन में। और ये पूरा का पूरा जो मेरा ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, VL माइनस VC। यहाँ से तो जो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे कहलाएगा दैट इज VL माइनस VC। टोटल VL था, VC पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, इसका नेगेटिव पॉइंट माइनस VC। तो इतना जो आपका पोर्शन बचेगा वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे VL माइनस VC। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को फेज एंगल चाहिए, मतलब टोटल अप्लाई वोल्टेज चाहिए। टोटल अप्लाई वोल्टेज मेरे पास क्या है, माय टोटल अप्लाई वोल्टेज ये देखिए सामने, टोटल अप्लाई वोल्टेज इक्वेशन नंबर, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, टोटल अप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR स्क्वायर माइनस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। जो VL माइनस VC ये आया है, VR ये आया है, इसका जैसे ही मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, इसमें कलर थोड़ा चेंज करता हूँ तो उससे आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे आ गया, दिस इज माई टू, अरे यार सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा प्रोजेक्टर में क्या थोड़ा सा इसमें तिरछा बन जाता है। चलिए ये आ गया यहाँ पे लाइक दिस, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर दें उसको। तो ये हो गया आपका टोटल V, दैट इज V इक्वल टू I Z। और I और V के बीच में जो एंगल है वो आ गया आपका फाई एंगल। ठीक है। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू, निकालना कितना आया बेटा, फाई की वैल्यू निकालो सभी लोग। फेज एंगल फ्रॉम फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम, फटाफट फेज एंगल निकालो। tan inverse of The- VL minus PC upon VR. एक्सेल tan इनवर्स एक्सेल माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही, सही है, सही है, सबका सही है। तो यहाँ पे फ्रॉम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या हुआ निशान, कुछ बोल रहे हो, VL माइनस VC डिवाइड बाय R। तो सिमिलरली यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जब अपन पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ, सर VR होगा ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, VR तो XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है ना, ये हो गया। सिमिलरली ये तो हो गया आपका, करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, इम्पिडेंस आ गया। इसी के साथ साथ एक और टर्म जो होता है इसमें, दैट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर of the circuit. So the power factor of the circuit is given by, it is equal to cos phi is equal to
R by Z, ठीक है ना। तो द वैल्यू ऑफ cos phi इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर? इसमें डाउट किसी को? बताइए बेटा, डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? नो सर। किसने पूछा क्वेश्चन, फिर से बताना। अच्छा, प्रीतेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्रीतेश? VL माइनस VC। हाँ हाँ, VL माइनस VC इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, जो आपकी टोटल लाइन बन रही है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, वो आपका VL माइनस VC। तभी तो इसको अपन एक्सटेंड कर रहे हैं इस पॉइंट को। जैसे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को VL बोल दिया, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगा ये माइनस VC है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा ये मैंने यहाँ पे जो इसको डिफरेंस ले लिया ये मैंने माइनस VC हो गया ना। यहाँ से 0 पॉइंट से लेकर नीचे तक मेरा VC था, 0 पॉइंट से लेकर ऊपर तक मैंने माइनस VC कर दिया, तो यहाँ जो पॉइंट बचेगा VL माइनस VC बचेगा ना अपना। ठीक है? और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इस फेजर डायग्राम में? आगे बढ़ूं? चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग टॉपिक है इसमें आपका इसी से मिलता, इसी के बाद जस्ट आता है, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस अपन लोगों ने सीरीज सर्किट अपना कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले अपन सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास 3 डेज हैं क्लास के। फ्राइडे को आपकी क्लास होगी 2 से 3 बजे तक। किसी को कोई इशू तो नहीं है उसकी क्लास में? CSIT में से 2 से 3 का टाइम ठीक है या 1 से 2 रखना है? 2 से 3 ठीक है। 2 से 3, चलो ठीक है। तो फ्राइडे की आपकी क्लास 2 से 3 रहेगी। इस सैटरडे संडे कोई भी आपका क्विज नहीं है सब्जेक्ट का, और असाइनमेंट जो रहेगा आपका वो आपको 26 जनवरी तक आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। फ्राइडे की क्लास होगी और उसके बाद जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट, जैसे फ्राइडे को 22 है और मंडे की क्लास होगी 25 और 27 की क्लास होगी, ठीक है ना। तो इन तीनों दिन क्लास अपन 22 और 25 को अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके सीरीज के, और 27 को अपन इसका पहले सेट कर लेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर कंसेप्ट जो बनते हैं वो आपके सीरीज सर्किट से ही बनते हैं, इसीलिए मेरा सीरीज सर्किट में ज्यादा फोकस है। पहले सर्किट भी आता है लेकिन एज कंपेयर टू सीरीज सर्किट वो कम आता है। क्लियर? चलिए, तो अब अगर अपन रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं तो अपन सभी लोग जानते हैं कि जब भी अपन रेजोनेंस की बात करते हैं तो फॉर रेजोनेंस कंडीशन दैट इज एट रेजोनेंस, काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा इसको रेजोनेंस को, दैट इज रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगी, XL माइनस XC, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो डिफरेंस है, म्यूट करो राजेश, जो XL माइनस XC का जो आपका अपना डिफरेंस है दैट विल बी 0, ठीक है। या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ XL इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ XC, ठीक है ना। ये सबको पता है रेजोनेंस कंडीशन। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी इंपीडेंस की वैल्यू होगी ना, द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी अपना रेजोनेंट सर्किट होता है या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना हो या सीरीज रेजोनेंस की बात हो, तो वहां पे जो सर्किट जो आपका कहलाएगा दैट सर्किट विल बी द रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है ना। उसमें इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का रोल वहां पे खत्म हो जाता है। समझ आया? सिमिलरली जैसे ये चीज आती है, इसी से मिलता जुलता एक और कंडीशन आती है, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट मींस दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब अपन मानते हैं XL इक्वल टू XC, तो द वैल्यू ऑफ XL इज इक्वल टू 2 पाई f RL, ठीक है। और XC क्या होता है, 1 अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई FL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका 1 अपॉन 2 पाई f RC। तो इससे जो आपका
फ्रीक्वेंसी निकल के आई है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एलसी। एलसी। या फिर अगर इसमें अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की मानते हैं तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/रूट एलसी। ठीक है ना यार? ये Yes, sir. कर रहा है अपने आप को बार-बार। रोहन, अच्छा आप यस कर रहे हो, ठीक है। एफ आर क्या हो गया आपका 1/2 पाई√एलसी और ओमेगा आर क्या हो गया यहाँ पे आपका 1/√एलसी। समझ आया सबको? क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ तक अपना इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म होता है, इसका सीरीज सर्किट का और एसी सर्किट का। पैरेलल सर्किट का जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा वो सिर्फ एक ही क्लास में हो जाएगा, एक क्लास या मुश्किल से 2 क्लास में हो जाएगा। उसमें सिर्फ अपन डायरेक्ट उसमें न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें ऐसा डेरिवेशन कुछ नहीं कराया जाएगा, ना डेरिवेशन आपको बताया जाएगा। इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल अप्रोच करके जो उसके मेथड है पैरेलल सर्किट के, फिर उससे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखिए आप लोग सबसे पहले। बेटा अभी तक इसमें कोई डाउट हो अभी तक क्लास में तो मुझे बता दो, दोनों ब्रांच। नो सर। क्वालिटी फैक्टर तो मैंने बता दिया था ना। अरे यार देखो, पावर फैक्टर होता है आपका cos फाई। अभी मैं क्लास के एंड में वो रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? ठीक है ना? चलिए तो न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए। अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohms, a resistance of 12 ohms, comma, an inductance of 0.15 Henry and a capacitance of 130 microfarad। फिर से रिपीट करता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm, इंडक्टेंस ऑफ 0.15 Henry and capacitance of 130 microfarad are connected in, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, आप तो कैपिटल लिखना, are connected in series across a 100 volts 50 hertz supply, 100 volt 50 hertz सप्लाई। देखिए एसी सप्लाई एक्चुअल में आपका 220 वोल्ट या 230 वोल्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल में कोई सा भी आपकी सप्लाई इसमें आ सकती है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर अपन वोल्टेज की वैल्यू को अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसलिए ऐसा फिक्स नहीं रहता कि आपका 230 या 220 वोल्ट ही रहे। 100, 50, 250, 300 कितना भी अपना हो सकता है, ठीक है ना? अक्रॉस 100 आवाज कट रही थी, ठीक है। मैं ये बोला था कि एसी सप्लाई में आपका 100 वोल्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट ही दिया रहे, ठीक है? ये मैंने बोला था, ठीक है? कैलकुलेट द impedance कॉमा करंट। मैं ए भी करके लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा डायरेक्ट। कैलकुलेट द इम्पीडेंस कॉमा करंट कॉमा फेज एंगल एंड पावर फैक्टर चलिए फटाफट जो लोग इसको कर सकते हैं वो लोग करें, बाकी जिन लोगों को नहीं आ रहा है मैं उन लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना? जिसका आंसर आता जाए वो चैट बॉक्स में आंसर डाल देना, इसमें पुटअप कर देना आंसर के साथ अपना। अच्छा नाम तो है ही, नाम की जरूरत नहीं है, नाम से तो है ही। सर इम्पीडेंस 189। बेटा मैं चैट बॉक्स में डालो, मेरे को सॉल्व करना है। इम्पीडेंस गलत आया है आपका, कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इंटरेक्टिव क्लास करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग? सर सबसे पहले एक्सेल और एक्सी कैलकुलेट करेंगे। यस वेरी गुड। फिर उसके सबसे बाद पहले क्या करेंगे अपन impedance इसमें? formula। ठीक है, सही बताया है दोनों ब्रांचेस ने।
सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन लोग, क्योंकि आपको आर दिया है, एल दिया है, सी दिया है, और अभी अपन को ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू बड़ी है या एक्सी की वैल्यू बड़ी है, तो अपन अभी इसमें इम्पीडेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके एक्सएल और एक्सी की वैल्यू में। तो सबसे पहले इनिशियली इसमें सॉल्यूशन में आप लोग राइट हैंड साइड में मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन में आप लोग सभी अंजलि वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन में सबसे पहले रेजिस्टेंस जो आया आपका रेजिस्टेंस 12 ओम, देन आफ्टर दैट इसमें आप एक्सएल निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सएल जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस आपने लिख लिया, देन आफ्टर दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू, या तो आप इसको ओमेगा लिख लीजिए या फिर 2πf लिख लीजिए। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखिए दी होती न्यूमेरिकल में तो फिर आप डायरेक्ट इसमें ओमेगा एल लिखते, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, यू कैन यूज हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, दैट इज 2πfl। समन बिल्कुल ठीक आंसर है आपका 3.9 एम्पियर। बेटा आईटी ब्रांच आप लोग एक्टिव नहीं हो, सिर्फ सीएस ब्रांच से आंसर आ रहे हैं। अनुष्का का भी आ गया। आईटी वालों आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता क्या? क्यों निखिल? कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना टाइम थोड़ा लगता है यार। सीएस तुम लोगों से ज्यादा एफिशिएंट है यार, ऐसा मत करो। साथ में पढ़ रहे हो, साथ में उठ रहे हो, साथ में बैठ रहे हो और सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एक्सएल निकालो, इसमें 2πfl 2π 50 हर्ट्ज यूज कर दिया और इंडक्टेंस आ गया आपका 0.15। इससे बाद आपके इसमें एक्सएल आ गया। एक्सएल की वैल्यू क्या आई है बताइए फटाफट। सर 47.14। वेरी गुड निपेंद्र। द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 47.124 ओम। ये हो गया आपका एक्सएल। देन आफ्टर दैट आप निकालिए इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ XC इज इक्वल टू 1/2πfc। इट मीन्स दैट यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू पुट करिए। 50 इंटू कैपेसिटेंस आपका 130 इंटू माइक्रो होता है आपका 10⁻⁻⁶। तो जो XC की वैल्यू आपकी आ गई, द वैल्यू ऑफ X ऑफ C इज इक्वल टू 24.485। पूरी क्लास का XL और XC की वैल्यू आ गई बेटा। आगे बढ़ू मैं अब? यस सर। ठीक है ना। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपका न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस में कोई भी चीज नहीं अपना कर रहे हैं। हालांकि न्यूमेरिकल में आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो इम्पीडेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम में और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंस द वैल्यू ऑफ XL इज ग्रेटर देन XC, दिख रहा है ना। तो आपका Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलिए, तो Z की वैल्यू सभी लोग कैलकुलेट कर ली होगी। तो Z कितना आया बताना फिर से एक बार और। सर्किट इंपीडेंस कितना आया आपका? नहीं 25.6 कर लो। 25 उसको राउंड ऑफ कर लो, 25.6 ओम। ठीक है, पहला आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट, करंट I इक्वल टू डायरेक्ट V बाय Z। कभी भी I इक्वल टू V बाई R या V बाई XL या V बाई XC मत करना। AC सर्किट है, I इक्वल टू V बाई Z इसमें यूज करना। V आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट, Z आपका निकल गया 25.6। तो 100 डिवाइड बाय 25.6 दैट इज implied that the I will कितना आया I बेटा? करंट 3.9। वेरी गुड, 3.9 एम्पियर। बेटा हमेशा करंट जो भी आप आंसर लिखो उसकी यूनिट जरूर लिखा करो, ठीक है। ये आ गया आपका इसके करंट की वैल्यू। नाउ फेज एंगल आप लोग थोड़ा सा बाद में निकालना, उससे पहले आप पावर फैक्टर निकालो, दैट इज cos phi इज इक्वल टू R बाय Z, ठीक है ना। 12 डिवाइड बाय
25.6, तो cos फाइव की वैल्यू पावर फैक्टर कितना आ गया आपका? द वैल्यू पावर फैक्टर cos फाइव 0.4684। अच्छा, मुझे ये बताओ यहाँ पे जो पावर फैक्टर आपका आया है ये लैगिंग है या लीडिंग है? बताइए, दिस पावर फैक्टर इज लैगिंग और लीडिंग? लीडिंग 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 Yes, sir, leading. Voltage is पक्का? leading. लीडिंग सर. Voltage is leading current. पॉजिटिव है तो लीडिंग होगा, पक्का? सोच के बताओ. यस सर लीडिंग होगा Yes, sir. एक्सेल ज्यादा है. Excel is greater एक्सेल than ज्यादा XC. है XC से. एक्सेल की वैल्यू एक्स से ज्यादा है, इसके मतलब ये है कि यहाँ पे सर्किट का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा? इंडक्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव होगा. तो इंडक्टिव के लिए सर्किट को क्या बोलते हैं अपन लोग? वोल्टेज लीडिंग बाय करंट. थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग. वोल्टेज तो लीड वोल्टेज आपका लीड कर रहा है. करेगा वोल्टेज लीड करेगा. Current. देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी भी अपन लोग, ये तो अपन ने समझने के लिए फेज डायग्राम बनाने के लिए लिखा था, लेकिन जब भी कभी अपन लोग किसी भी सर्किट का लीडिंग या लैगिंग बिहेवियर अगर बोलते हैं तो वो उसके करंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना? करंट आपका वोल्टेज से अगर लैग करता है तो वो लैगिंग सर्किट होता है, बिकॉज वोल्टेज आपका फिक्स है, करंट की वैल्यू में वेरिएशन आता है. ये समझ आई आपको? जब अपन सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे cos 5.4684 आ रहा है. इट मींस दैट कि सर्किट का बिहेवियर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? द वैल्यू ऑफ XL इज ग्रेटर देन XC. तो इसको अपन लोग यहाँ पे जो सर्किट होगा इसको अपन लैगिंग बिहेवियर बोलेंगे. सर इसीलिए बोला था वोल्टेज इज लीडिंग करंट, तो सर लैगिंग एंड लीडिंग इसीलिए तो नहीं बोला था क्योंकि सर इससे पता नहीं चलेगा. हाँ, तो हाँ, पूरा बता दिया था एक ही बार में कि वोल्टेज इज लीडिंग नहीं, न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज पूछी जाती है ना. चलो मैं नेक्स्ट करूंगा, इसका बिहेवियर इसका लैगिंग रहेगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अपन इसको और क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट जो है इसमें आपका फेज एंगल, तो cos फाइव आ गया आपका 0.4684. इसी सिमिलरली आपका यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.4684. सर tan इनवर्स ऑफ. अरे मेरे भैया, एक ही बात. चाहे आप tan इनवर्स ले लो, चाहे आप cos इनवर्स लो, उसमें फर्क थोड़ा ना पड़ता है. आप तो रट्टू तोता बन रहे हो यार, बिल्कुल. हाँ भैया यहाँ पे ठीक cos है, इनवर्स समझ होगा, गया. tan इनवर्स होगा. बताओ जरा इसको, कौन है? वैभव है? ये कौन है? राजेश? हाँ सर समझ में आ गया मेरे को. समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि आपने अगर tan फाइव याद कर लिया तो वही हाँ, होगा. हाँ. यहाँ आपने कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने पावर फैक्टर निकाला है cos फाइव, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप फेज एंगल निकाल लो. तो 5 हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ 0.4684. tan इनवर्स करोगे तो आपको फिर से ABCD फिर से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना? तो 5 को cos इनवर्स आ गया, तो इसका 5 का कितना वैल्यू आई? 62. 62.066. 62.069. 62 डिग्री कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत किसी को? सबका सॉल्व हो गया? No, sir. यस Yes, sir. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए आप. लीडिंग का म्यूट करो अपने आप को, मैं बता दूंगा उसको अभी, ठीक है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए फटाफट. न्यूमेरिकल नंबर सेकंड. अ सीरीज सर्किट, RLC का ही लिखो. एक और न्यूमेरिकल, अ सीरीज सर्किट. थोड़ा सा न्यूमेरिकल का जो वो है वो बढ़ता जाएगा लेवल. न्यूमेरिकल सेकंड. A series circuit having pure resistance of 40 ohms, pure inductance of 50.07 millihenry, and a capacitor is connected. सर Yes. सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? हाँ निष्का बोल रहा हूँ. A series circuit having pure resistance of 40 ohm,
pure resistance of 40 ohm, inductance of 50.07 millihenry, and a capacitor is connected across a 400 volt 50 hertz AC सप्लाई। फुल स्टॉप। सबने लिख लिया यहां तक? यस सर। Yes, sir. Full stop. This RLC combination draws a current of 10 ampere. Full stop. This RLC combination draws a current of 10 ampere. Full stop. Calculate number 1. Calculate number 1. Power factor of the circuit. And number 2. और क्या निकालना है? जल्दी बताओ, क्या मिसिंग है? Capacitance. Capacitance. And कैपेसिटेंस बोल लो या कैपेसिटर वैल्यू। कैपेसिटर वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अपन कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल हो जाएगा? ये सॉल्व कराना है? यस सर, हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी तुम लोगों के साथ करता हूँ। सॉल्यूशन। जब भी कभी न्यूमेरिकल दिया हो ना बेटा, तो उसका सर्किट बना लिया करो, उससे आपको आसानी हो जाएगी। सीरीज आरएलसी सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट है आपका। अप्लाइड वोल्टेज है इसमें, आपके पास करंट है। द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्स। करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। R आपको दिया हुआ है यहाँ पे 40 ओम। L आपको दिया हुआ है 50.07 मिली हेनरी, और C आपको नहीं दिया है। ठीक है ना? दो चीजें आपको पूछी गई हैं इसमें। cos फाई आपसे पूछा गया है नंबर 1। सेकंड आपसे पूछा गया है C की वैल्यू। चलिए कोशिश करो आप लोग सॉल्व करने की। अंजलि कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को? सर 202 माइक्रोफैराड। वेरी गुड, सही है आंसर। सही है समर आंसर, गुड। अंश कैसे किया? हेलो, काई मत बोल यार, काई मत बोल, उसको एक्सी बोल। काई होता है ये, और ये होता है एक्सी, ऐसा मत कर यार। काई करके यहाँ पे काई फेर देगा तू तो। एक्सी बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। सही है। ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है। Z क्या कर लोगे? Z इक्वल टू V/I। ठीक है, वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है? 400। करंट कितना दिया हुआ है? 10। Z कितना आ गया आपका? 40 ओम आ गया। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करते हो या नहीं करते, आपको सामने इसमें दिख रहा है सिंस द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू r, दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos फाई इक्वल टू r बाय जेड दैट इज इक्वल टू 40/40, तो क्या हो जाएगा 1। तो पावर फैक्टर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सर्किट जो है, इस सर्किट इज योर यूनिटी पावर फैक्टर सर्किट, यूनिटी पावर फैक्टर सर्किट। समझ आया आपको, आया ना। यस सर। अगर एक्सेल की वैल्यू अगर आपकी आ रही है, तो क्लास ले रहा हूँ अभी, बात मत करो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो या नहीं करते, सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है। और अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो सामने आपको दिख रहा है, अगर आपके यहाँ पे एक्स एल की वैल्यू आप निकाल रहे हो 2 पाई एफ एल से, दैट इज 2 पाई इंटू 50 इंटू एल कितना हो जाएगा आपका 50.07 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ, एक्सेल कितना आया क्लास, 15.73 15.73, ठीक है ना। 15.73 ओम आ गया आपका एक्सेल की वैल्यू। ये आपका रेजोनेंस सर्किट है, जो वैल्यू आपकी एक्सेल की वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी एक्सी की आएगी, आया ना। यस सर। ठीक है ना, वही वैल्यू आपकी एक्सी की भी आएगी। आपको डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लिखो, या आपको अगर सॉल्व भी करना है तो यू कैन डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आप इसमें z की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू पुट करो, एक्सएल की वैल्यू पुट करो, और एक्सी आपका डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आया बेटा, आया नहीं, यस सर। ठीक है ना। तो z क्या हो जाएगा आपका 1600, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 1600, प्लस एक्सएल कितना दिया है 15.73, 1600 और 1600 कट जाएगा, और एक्सी की वैल्यू आपकी यही आ जाएगी। चाहे आप थोड़ा सा है ना क्वेश्चंस में ट्रिक्स देखा करो, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी ट्रिक दी हुई थी, z इक्वल टू वी बाई आई से डायरेक्ट आपको निकल रहा होगा कि आपका सर्किट रेजोनेंस सर्किट है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। एक्सी की वैल्यू जैसे ही आपका एक्सी आ गया, तो वी नो दैट सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। सिमिलरली तो इससे क्या आ गया आपका सी की वैल्यू आ गई, इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ एक्स सी। जैसे इसमें आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो सी की वैल्यू 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी देखिएगा कि न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी देखकर आप सॉल्व इसका पुट करना, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो वहां अपन ब्रैकेट में लिख ले कर लेंगे इसमें अज्यूम, अगर नहीं दी जाती तो अज्यूम एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज। समझ आया सीएसआईटी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 पाई एफ सी आ जाएगा, सी आपका है यहाँ पे एक्सी है 15.73, तो जो सी की वैल्यू जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 फेराड। आपको मिली फेराड में लिखना है, आप मिली फेराड में लिख लो, इंटू 10⁻³ कर दो। आपको माइक्रो में लिखना है, आप 10⁻⁻6 कर दो, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई आपकी ये, और पावर फैक्टर तो आपको निकाल ही लिया था, जो cos फाई आपका था, यूनिटी फैक्टर ये। समझ आया, यस सर। चलिए फटाफट एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लिया आज की क्लास का। थक तो नहीं गए, क्यों? नो सर। नो सर। नो सर। हरि प्रकाश जी लिख रहे हैं, हरि प्रकाश अपने आप को अनम्यूट करना जरा। हरि प्रकाश कैन यू अनम्यूट? यस सर। क्या क्वेश्चन है बेटा, पूछो। सर रेजोनेंस सर्किट का मालूम कैसे चला, ये है। हे भगवान, पूरी रामायण हो गई और हरि पूछ रहा है राम जी सीता जी कौन थे, हैं? अरे यार ये क्या है? हरि यस सर, ये बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे, इसका बराबर मतलब यही तो रेजोनेंस सर्किट है आपका।
जहां पे आपकी एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो या जेड की वैल्यू आर के बराबर हो, वो आपका रेजोनेंस सर्किट ही तो होता है, वही तो आपका सीरीज रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट यस को सर, यस सर। रेजिस्टिव सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया हरी? हाँ ठीक है, सर। ये दो न्यूमेरिकल थे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 3, लास्ट न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा सोच समझ के ध्यान से करना, और लेंदी न्यूमेरिकल है, 20 मिनट्स लेगा आपका। ठीक है, देखिए फटाफट। अ चोक कॉइल ऑफ choke coil has a of मत लिखना, a choke coil has a resistance of a choke coil has a resistance of has a resistance of 2 ohms and an inductance of 5 Henry. Full stop. A capacitor C is connected. A capacitor C is connected in series with the choke coil. फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन एक बार सुनो। A choke coil has a resistance of 2 ohm and an inductance of 5 Henry. Full stop. 5 Henry. A capacitor C is connected in series with the choke coil, and the combination is fed from a 230 volt, and the combination is fed from a 230 volt 50 watts, and the combination is fed from 230 volt 50 hertz source. Full stop. What should be the value of C? What should be the value of C so that the voltage across the choke coil is 250 volt. न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान इसमें ज्यादा देना पड़ेगा। जो आपको असाइनमेंट में न्यूमेरिकल दिया था, अगर वो किसी ने सॉल्व किया होगा तो वो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेगा और जल्दी कर लेगा। A choke coil has a resistance of 2 ohm and an inductance of 5 Henry. Full stop. A capacitor C is connected in series with the choke coil, and the combination is fed from 230 volt 50 hertz. Full stop. What should be the value of C so that the voltage across the choke coil is 250 volt? अब सबसे पहले आपने मुझे ये बताइए कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल इज ऑफ विच कॉम्बिनेशन? आरएल सर्किट कॉम्बिनेशन, आरसी कॉम्बिनेशन सर्किट कॉम्बिनेशन, और आरएलसी सर्किट कॉम्बिनेशन? RLC. RLC. बस Sir, it is actually an क्या है? RL circuit combination connected in series with the capacitance. हाँ, इसमें चोक कॉइल आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है। चोक कॉइल है, आर दिया है, एल दिया, और इसके साथ इसमें लिख दिया है कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड। इसमें डायरेक्टली आरएलसी के बारे में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग इसका डायग्राम बनाइए, क्योंकि जो भी आपका सर्किट आता है, चाहे वो डीसी सर्किट हो चाहे वो एसी सर्किट हो, सबसे पहले आपका टारगेट ये रहता है कि आपको उसका डायग्राम बनाना है। आर एल सी
और टोटल वोल्टेज इसमें कितना आ रहा है आपका, वो लिख लेंगे यहाँ पर। टोटल सप्लाई वोल्टेज इसमें कितना दिया हुआ है आपका, 230 वोल्ट की सप्लाई अपन को इसमें लिखी हुई है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपका इसमें दिया हुआ है। आर 2 ओम, एल 5 हेनरी, सी दिया नहीं है, ये हो जाएगा आपका चोक कॉइल। सर ये इंडक्टिव सर्किट बनेगा ना? क्या कह रहे हो राखी? इसमें इंडक्टेंस ज्यादा होगा ना? नहीं पता यार, अभी सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा। आसान क्वेश्चन होता तो मैं सॉल्व क्यों कराता क्लास में। 250 वोल्ट नहीं सर, फेजर डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इसमें जो 20। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नॉर्मल जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा है, तो मतलब जो नेट आनी चाहिए कैपेसिटर और इंडक्टर की वो नेगेटिव में आनी चाहिए, तो इसमें ये ज़्यादा होना पड़ेगा इंडक्टेंस। करो करो, जो आपके एफर्ट्स हैं वो करो, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन आज सॉल्व करना है, आप लोग इसको फ्राइडे तक सॉल्व करके लाओगे? फ्राइडे क्लास में करना है या फिर सॉरी आज करना है, फ्राइडे को करना है, ये बताओ। सर हम ही करके ले आएंगे। हम करके ले आएंगे सर। ये सर हम करेंगे। आज करना है, चलो ठीक है। सर तो थोड़ी इसमें हम लोग ट्राई कर लेते हैं। आप करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो। मैं तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं भी लिख रहा। जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है, सबसे पहले आप उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस वो निकाला करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा आपका इसमें नंबर 1 रेजिस्टेंस, आपका इसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2 ओम, इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ चोक कॉइल। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ चोक कॉइल या फिर सिंपल इम्पीडेंस इंडक्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस चोक कॉइल का, XL इक्वल टू 2 पाई FL। टू पाई 50 L आपका 5, XL कितना आया बेटा बताओ? 1570 हाँ फिर से बोलना। 1570 1570.79। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। 1570. The value of XL is equal to 1570.8 ओम, ये आपका XL आएगा। बताओ बेटा कैसे करोगे, किसी का दिमाग चल रहा है इसमें अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने? क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सर इसमें से करंट निकाल लेंगे हम, 250 को 1570 से डिवाइड करेंगे तो 0.159 एम्पियर आएगा। बोलो बोलो आयुष बोलो। सर यस 250 डिवाइड बाय R प्लस XL कर देंगे। यस सर आई तो sorry सेम sir, रहेगा, तो हम 250 डिवाइडेड बाय R प्लस XL। नहीं नहीं 250 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। चोक क्या? सर चलो आप लोग इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो, अपन फ्राइडे की क्लास सर में। क्या करंट 46 एम्पियर क्या आएगा? बेटा? फिर से बोलना। करंट 46 एम्पियर आएगा? करंट निकालना ही नहीं है इसमें, नहीं अगर निकाले तो करंट निकालना ही नहीं है इसमें। सर 0.25 फैराड से क्या? मैं सी का 0.25 माइक्रोफैराड। सी का आंसर बता रहा हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आया आपका, फिर से बोलना। 0.25 माइक्रोफैराड।
किलो कहाँ से आ गया यार इसमें? द वैल्यू ऑफ C इज 2.06 इक्वल टू farads. 25.3 माइक्रोफेराड। ये C आएगा, यही आया है सर। ठीक है ना? जिसका हो जाएगा तो वो परसों क्लास में समझाएगा, नहीं तो मैं तो बैठे ही हूँ समझाने के लिए। आ ठीक गया है? सर, यही आया है। सर 23.8 माइक्रोफैराड कैसे? 25.4 आ रहा है। हाँ, बात एक ही है। 25.3 ले लो माइक्रोफेराड या कुछ ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो आज की क्लास मेरे एंड में आज खत्म होती है। काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि एनपीटीईएल में उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो प्रवीण बंसल सर हैं, अपने जो उसके कॉलेज के एसपीओसी हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अपने आपका यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें मीटिंग में। तो मैं प्रवीण सर को वेलकम करता हूँ। सर प्लीज स्टार्ट। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर ये रिकॉर्डिंग सर अभी ऑफ कर दीजिए क्योंकि वो क्लास हो चुकी है आपकी। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून। देखिए, बीइंग ए फर्स्ट